मेरे सभी गुरुजन और मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं जिन लोगों को देख पा रहा हूँ वो सब इन्हीं दो कैटेगरीज में से हैं। मैं या तो सब मेरे गुरु हैं और या फिर मेरे दोस्त हैं। तो घंटाल कोई नहीं है? घंटाल मैं बैठा हूँ तो इसलिए। तो ये जो सेशन है JIPL का, ये सेशन जो अब हम जहाँ हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों के बारे में, उसके सामने क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या मेजर चैलेंजेस हैं भारत की अर्थव्यवस्था के सामने, और इसको इस नज़र से देखने की कोशिश करेंगे कि अर्थव्यवस्था कभी भी आर्थिक सिद्धांतों पर नहीं चलती है, लोगों पर चलती है। तो लोगों के पर्सपेक्टिव से, उस चश्मे से हम अर्थव्यवस्था को आज देखने की कोशिश करेंगे। मैं अब एक ऐसे शख्स को मंच पर दावत दे रहा हूँ जिनकी वजह से मैं जो भी अर्थव्यवस्था के बारे में जो भी 1-2% जो मैं समझ रखता हूँ वो उन्हीं की वजह से रखता हूँ, और हमारा कुछ एक अलग सा किस्मत कनेक्शन भी रहा। मैंने जब स्कूल कंप्लीट करके ग्रेजुएशन करने पहुंचा तो उन्होंने मुझे फर्स्ट ईयर में पढ़ाया, BBA कोर्स में इकोनॉमिक्स ही पढ़ाया। फिर उसके बाद जब मैं MBA करने बाहर चला गया तो उस यूनिवर्सिटी में वो डेपुटेशन पर आए और वो वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे। फिर उसके बाद जब मैं वापस PhD करने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी आ गया तो वो उनका भी डेपुटेशन ख़त्म हो गया और मैं उनके साथ, तो मैं उनके पीछे घूमता हुआ और आज JIPL तक आ गया हूँ। तो मैं आवाज़ देना चाहूँगा प्रोफेसर ND माथुर सर को, जो मेरे PhD गाइड भी रहे हैं और बहुत नामी अर्थशास्त्री, राजस्थान सरकार के साथ और भी बहुत सारे बिजनेसेस के साथ हम सब लोग। एक और बात मुझे याद आ गई कि मेरे से जब अनुराग भाई ने पूछा कि हम अर्थव्यवस्था पे डिस्कशन करने के लिए किन्हें बुला सकते हैं, तो मैंने कहा हम ND माथुर सर को बुला सकते हैं। तो उनको याद आया कि अरे हाँ, मैं भी ND माथुर सर से ही पढ़ा हुआ हूँ। तो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे सीख कर और फिर अब हम और अपने कुछ सवालों को लेकर आप तक वापस आ गए हैं, क्योंकि यही हमारा काम रहा है सर। तो हमने इनकी किताबें पढ़ी हैं, किताबें पढ़कर हमने अर्थव्यवस्था को समझा है, और बहुत कमाल के ट्रेनर हैं, टीचर हैं, मेंटर हैं, और मेरे लिए एक फादर फिगर हैं। तो मैं अपना पहला सवाल मैं यहाँ से जो हमारी आज की जो बातचीत है, पोस्ट कोविड जो अर्थ का चक्का है, मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ सर कि ये कोविड का जो अर्थव्यवस्था पर लोगों पर असर हुआ, इस दौर में 1, 2, 3 क्या हमारी सरकार की अर्थव्यवस्था में, क्योंकि सरकार किसी भी अर्थव्यवस्था में वो सबसे बड़ा एनिमल है, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी उसके पास है खर्च करने की पैसा, तो सरकार के तौर पर पोस्ट कोविड समय में क्या 2-3 सबसे बड़ी प्रायोरिटीज होनी चाहिए और अभी हम उन प्रायोरिटीज को कैसे डील कर रहे हैं? भव्य, आपके सवाल का मैं जवाब दूं इससे पहले मैं आयोजकों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि IJPL 21 में एक ऐसे विषय को भी रखा जो अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है, और स्पेशली इन सब के सम्मान में कहना चाहूँगा कि हर सहरा में फूल खिलाना सबके बस की बात नहीं, और हर सच्चाई को जुटलाना सबके बस की बात नहीं। तो कोशिश है, ये कोशिश में कमी भी रह सकती है, और ऐसी कोशिश भी कर पाना सबके बस की बात नहीं। क्या बात है। तो आयोजकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि अर्थ का चक्का जैसे विषय को पोइट्री लाइब्रेरी में शामिल किया, पोइट्री से जुड़े कार्यक्रम में शामिल किया। मेरे वो सभी दोस्त जो मुझसे पूछते हैं कि मैं मैनेजमेंट पढ़ते पढ़ते शायरी में कैसे घुस गया, तो आप देख सकते हैं मेरे बुजुर्ग कैसे हैं, तो मैं इसी खानदान का हिस्सा हूँ, इसलिए खानदान का नाम रोशन तो ये कर रहे हैं। और जैसा आपका सवाल था कि पोस्ट कोविड सिनेरियो में अब सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। देखिए, अर्थ का जो चक्का, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, चक्का जाम क्यों हुआ?
और हम सब जानते हैं कि पेंडेमिक जैसी एक समस्या सारी दुनिया को झेलनी पड़ी और उसकी वजह से लॉकडाउन डिक्लेयर करना पड़ा और चक्का जाम हो गया जी। लेकिन अब इस चक्के को दोबारा से चलाना है जी। और इसको दोबारा से चलाने के लिए कुछ प्राथमिकताओं की जरूरत है। अभी इस समय जिस तरह की समस्याओं को हम झेल रहे हैं, अभी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि आखिर अर्थव्यवस्था है क्या। हम सबसे जुड़ी हुई चीज है अर्थव्यवस्था। एन इकोनॉमी इज ए सिस्टम बाय विच पीपल गेट ए लिविंग। लोग अपनी लिविंग कैसे चलाते हैं वही तो इकोनॉमी है। कोई सरकार इकोनॉमी नहीं है, कोई संस्था इकोनॉमी नहीं है, कोई पार्लियामेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट इकोनॉमी नहीं है। हम अपनी रोजमर्रा की रोजी रोटी कैसे चलाते हैं यही तो इकोनॉमी है। तो हम जिन समस्याओं से सब जूझ रहे हैं सब लोग, उनमें पहली मुख्य समस्या जो हमारे सामने है कि इस समय बाजार में मांग नहीं है, वस्तुओं की मांग नहीं है। शॉर्टेज ऑफ डिमांड, फॉलिंग ऑफ डिमांड, इस समस्या से जूझ रहे हैं। और ये फॉलिंग ऑफ डिमांड क्यों है, इस समस्या से क्यों जूझ रहे हैं? क्योंकि लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है। करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की रोटी चली गई है दुनिया में, और हिंदुस्तान में भी लगभग 1.8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पेंडेमिक की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। तो जब बेरोजगारी आती है तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है तो बिजनेस बंद हो जाता है, जब बिजनेस बंद होता है तो लोगों की फिर रोजगार चला जाता है। तो ये एक विशियस सा सर्किल है, और इस विशियस सर्किल जो है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो इनकम का जो विशियस सर्किल है, वो पॉवर्टी को और बढ़ाने में मदद करता है। दिस इज विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, और इसको कहीं ना कहीं से तोड़ने की जरूरत है। और ये तोड़ने का काम सरकार ही कर सकती है इस समय। अगर आप सबको याद हो, 1930 में जब ब्रिटेन में मंदी आई थी और जब परचेजिंग पावर नहीं थी और जब मंदी से जूझ रहे थे, तो एक उस समय का अर्थशास्त्री था जिसका नाम था जॉन मेनॉर्ड कीन्स, और उस समय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। जो डॉलर था वो बिल्कुल गोल्ड में कन्वर्ट होता था, वो जमाना था। लेकिन उस समय के अर्थशास्त्री ने भी कहा कि नहीं, ऐसे समय में आपको क्रय शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। तो आखिर सरकार की प्राथमिकता भी होनी चाहिए कि लोगों की क्रय शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाए, मांग में वृद्धि कैसे की जाए। इस समय आपको एक्सपेंडिचर बढ़ाना है सरकार को, और एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट करना है। अगर आप एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, और क्रय शक्ति बढ़ने से अर्थव्यवस्था का जो रुका हुआ पहिया है वो वापस से चलने लगेगा। जब लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, जब ये पहिया चल पड़ेगा, तब हो सकता है सरकार अपने काम बंद कर दे और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए और स्टार्टअप्स बढ़ जाएं, रोजगार के अवसर बढ़ जाएं और प्राइवेट इनिशिएटिव बढ़ जाए, तो सरकार अपने काम कम कर सकती है। लेकिन अभी इस बात की प्राथमिकता है कि you cannot become a silent spectator. Government will have to come forward. Government will have to come to the rescue of the people for the more expenditures, for giving the employment, for helping the startups. इन सब की मदद करने के लिए सरकार की प्राथमिकता है कि वो आगे आए और सबकी मदद करे। जी सर, हमारे देश में जहां तकरीबन 140 करोड़ लोग हैं, 60-70 करोड़ का वर्कफोर्स है, इतनी बड़ी वर्कफोर्स को रोजगार उपलब्ध कराना किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर हो सकता है, बहुत मुश्किल, बहुत जटिल काम है। तो क्या एक रोड मैप सरकार के सामने है इस समय कि इतने सारे लोग जो बेरोजगार हुए हैं इस दौर में अभी, या जो लोग अभी और यंग बच्चे जो स्कूलों से, बिकॉज आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, जो यंग बच्चे जो स्कूलों से, कॉलेजेस से निकल रहे हैं रोजगार की उम्मीद में, तो सरकार के पास क्या रास्ता है इतने बड़े संख्या में लोगों के लिए रोजगार क्रिएट करने का? आपका सवाल सही है कि सरकार इतने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार कैसे दे। आखिर 40 करोड़ यूथ है इस देश में, जिसको यूथ डिविडेंड के नाम से हम कहते हैं, और इस यूथ के डिविडेंड का
हम जब पढ़ते थे तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत हमें पढ़ाया जाता था, डराया जाता था कि जनसंख्या तो सिर्फ खाने के लिए ही पैदा हुई है। जी। लेकिन आज हम यूथ को डिविडेंड के रूप में देखते हैं, जबकि पहले शेयर को डिविडेंड के रूप में देखा करते जी। अब इस यूथ डिविडेंड का फायदा उठाने की बात है। और आप कह रहे हैं कि सरकार जो है वो इतने तादाद में लोगों को रोजगार कैसे दे। ये हो सकता है संभव नहीं हो इतनी तादाद में देना, लेकिन ऐसे सरकार जो है वो विकास दे नहीं सकती, किसी को विकास के अवसर पैदा कर सकती है। और उन अवसरों में सबसे बड़ा अवसर ये है कि हम स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाएं, एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाएं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो खुद कैसे दूसरों को रोजगार भी दे सकते हैं, खुद भी रोजगार पा सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से। तो स्टार्टअप्स के माध्यम से, इंक्यूबेशन सेंटर्स के माध्यम से और अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स के माध्यम से और उनको साथ में वित्तीय सहायता के माध्यम से, जैसा अभी राजस्थान सरकार का बजट आया और कहा गया कि प्रत्येक स्टार्टअप को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मदद है। अगर 5 लाख रुपया मिलता है हर स्टार्टअप को, एक स्टार्टअप अगर 10 लोगों को 20 लोगों को भी रोजगार पैदा करता है तो हमारे यूथ डिविडेंड का फायदा लिया जा सकेगा। इसी तरह हमने सेंट्रल लेवल पे भी जो है वो 20 लाख करोड़ का जो है वो पैकेज दिया था, तो उस पैकेज का फायदा हमारे यूथ उठाएं और हम लोग सिर्फ सरकारी नौकरी पाने के ही उसमें ना रहे, बल्कि हम ये कोशिश करें, हमारे यूथ इस बात की कोशिश करें कि किस तरह से हम एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा सकते हैं और कोई नया आइडिया जनरेट किया जा सकता है। और आइडिया जनरेट कैसे किया जाए, दूसरा सवाल ये आता है, तो उसके लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें कि आइडिया को, और आइडिया आइडेंटिफाई करने का सबसे सरल तरीका है वेयर इज द पेन एंड हाउ दिस पेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्लेजर। अगर मेरे को ये पेन है कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ और दरवाजा खोलने के लिए मेरी 85 इयर्स की माँ को नीचे जाना पड़ता है सीढ़ियाँ उतर के और फिर चढ़ने के लिए आना पड़ता है, दिस इज द पेन। अब जो एंटरप्रेन्योर इस पेन को प्लेजर में कन्वर्ट कर सकता है कि वो ऊपर से ही बटन दबाए और दरवाजा खुल जाए, ऐसा कोई मशीन दे देगा, वो एंटरप्रेन्योर आइडिया जनरेट कर सकता है। मेरी टंकी में पानी भर जाता है और पानी बहता रहता है, मोटर चलती रहती है, मुझे पता ही नहीं लगता है। इस पेन को जो प्लेजर में बदल सकता है कि ऑटोमेटिकली टंकी खाली होते ही पानी, मोटर बंद हो जाए और जैसे ही टंकी भर जाए तो मोटर बंद हो जाए, टंकी खाली होते ही चल जाए। ये पेन और प्लेजर के बीच की चीज है कि मेरा बिजली का बिल 15,000 रुपए का आता है और अगर सोलर पैनल लगाने से वो 2,000 रुपए का हो जाता है, पेन से प्लेजर तुरंत कन्वर्ट होता है। तो आइडिया जनरेशन का यही तरीका है, आइडेंटिफाई बिटवीन पेन एंड द प्लेजर। जी जी सर, क्योंकि आइडिया जनरेशन की बात हो रही है, पेन को प्लेजर में कन्वर्ट करने की बात हो रही है, तो कैसे ही एक एंटरप्रेन्योर हमारे बीच आ गए हैं जो हमारे पैनलिस्ट भी हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा कृष्ण चौधरी जी को, जो परफेक्ट कंप्यूटर क्लासेस के डायरेक्टर हैं, एक IT एक्सपर्ट हैं। तो हम इनसे, और खुद क्योंकि बिजनेसमैन हैं, तो हम सवाल का जवाब, अभी पेंडेमिक आया तो भी सरकार के पास एक ही जवाब था कि लोगों को क्रेडिट उपलब्ध करा दिया जाए। ये जो एक ही चाबी को हर ताले में लगाने की सरकार की कोशिश है, हर सवाल का जवाब बस ये है कि किसी तरीके से लोगों तक क्रेडिट अवेलेबल करा दिया जाए। बाकी की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, चाहे एजुकेशन हो या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्योंकि उसका असर तो 15 साल में नजर आने लगेगा और इलेक्शन 5 साल में ही होने हैं। क्रेडिट का असर 5 साल में ही दिख जाएगा, अगले साल, अगले महीने ही दिख जाएगा। तो ये जो प्रवृत्ति एक सरकार की हो गई है कि हर ताले में वो एक ही चाबी लगाने की कोशिश कर रही है कि बस क्रेडिट दे दिया जाए और उसी से बिजनेसेस भी हो जाएंगे। इस प्रवृत्ति को आप कैसे देखते हैं? ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी हो सकती है या बहुत खतरनाक हो सकती है? देखिए, जैसा आपने कहा कि सरकार की जो सोच है वो 5 साल तक की है और इसीलिए हर 5वें साल सरकारें भी बदल जाती हैं। अगर सरकार की सोच दीर्घकालीन हो जाएगी और वो ऐसी चाबी ढूंढ लेगी कि वो 15 साल तक रह सके, तो वो शिक्षा पर भी ध्यान दे, ऐसा इन्वेस्टमेंट भी करे जो है वो 15 साल तक उस सरकार को बरकरार रख पाए। तो इसलिए सरकार को जो है एजुकेशन की श्रेष्ठता पर भी ध्यान देना चाहिए, क्रेडिट पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर एक्सपांशन पर ही आप ध्यान देंगे, स्कूल खोले जाएंगे, टीचर नहीं होगा वहाँ पर। आपने औद्योगिक क्षेत्र 64 जगह पर खोल दिए बजट में, लेकिन वहाँ तक आप फाइनेंशियल मार्केट नहीं पहुँचाएंगे, आप सड़क नहीं पहुँचाएंगे, या वहाँ पर रॉ मटेरियल मार्केट नहीं पहुँचाएंगे, या वहाँ पर जो और बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुँचाएंगे, वो औद्योगिक क्षेत्र पनपेगा ही नहीं। जी जी। तो आखिर वो पता लग जाएगा कि ये सरकार भी शॉर्ट पीरियड के लिए
सिर्फ घोषणाएं करने वाली सरकार है और आपको पलट दिया जाएगा। जी। तो अगर सरकार भी 15 साल रहना चाहती है तो ऐसे काम करने चाहिए जिनका दूरगामी परिणाम हो और लंबे समय तक सरकार भी रह पाए। और ये सोच धीरे धीरे बदलेगी। जब सरकारें जल्दी जल्दी बदलेंगी, हो सकता है 5 साल से पहले ही बदल जाए। जी। तो अगर जल्दी जल्दी बदलेंगी तो राजनीतिज्ञों में भी सोच आएगा, परिवर्तन आएगा कि अगर हमें ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी अगर ज़्यादा लंबे समय तक ठहरना है। जी 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 जी। कृष्णा जी, आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा। अभी पूरे हम पेंडेमिक के बाद कैसे इकोनॉमी आगे बढ़ रही है उस पर बात कर रहे हैं, और उसमें एक बहुत मेजर जो सरकार का भी एक उद्देश्य रहा डिजिटाइजेशन करने का, और पेंडेमिक ने उस डिजिटाइजेशन अडॉप्शन की रेट को बहुत तेज कर दिया। बहुत जल्दी जल्दी वो कंपनियां जो अगले 3 साल में डिजिटाइजेशन अडॉप्ट करने वाली थी उन्होंने 3 महीने में करा। ये जो डिजिटाइजेशन की स्पीड इतनी तेज बढ़ गई, क्या उसके साथ कुछ नुकसान है बिजनेसेस को? क्योंकि आप बिजनेसमैन भी हैं और आईटी एक्सपर्ट भी हैं, तो क्या इस रैपिड स्पीड ऑफ डिजिटाइजेशन के भी अपने कुछ नुकसान हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है। आज के टाइम पे जितने बिजनेसमैन हैं उनके माइंड में एक क्वेश्चन है ही है जी। जैसे कि बेसिकली 2 तरह का बिजनेस होता है, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बिजनेस होता है और एक डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस होता है। तो डिजिटलाइज होने से पहले जितने भी बिजनेसेस थे वो सारे के सारे ट्रेडिशनल फॉलो कर रहे थे। आज हम जहाँ पे जिस मंच पे बैठे हैं JIPL पे, अगर इसी को फॉलो करें, आज हमने इसको ऑफलाइन किया है, अगर इसको ऑनलाइन करते तो क्या इतनी तादाद में लोग होते हैं या इससे ज़्यादा होते हैं? जी जी। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक में फर्क तो पड़ा है। बट हमारे केस में क्या हुआ है डिजिटल मार्केटिंग में, वैसे हम अब जो गवर्नमेंट अपनी बीजेपी गवर्नमेंट है सेंट्रल में, तो मोदी जी ने 2014 के अंदर ही डिजिटल इंडिया मेड इन इंडिया के नाम से एक प्रोग्राम इवेंट चालू कर दिया था। जी। उन्होंने स्टार्टअप्स को बहुत मौका दिया। उन्हीं स्टार्टअप में मेरा भी एक इवेंट था, मैंने भी अपने आप को प्लेटफॉर्म पे उतारा, मैंने भी मार्केट में उतरा। तो हम जैसे जितने भी थे, मैं वैसे आईटी एक्सपर्ट हूँ बट मैं पूरा नॉन टेक्निकल हूँ और टेक्निकल फील्ड में हूँ। ओके। जो मेरी ग्रेजुएशन थी वो बीकॉम करके मैंने एमबीए किया था कॉमर्स कॉलेज से। कॉमर्स कॉलेज से। तो नॉन टेक्निकल वाला हूँ बट पूरे टेक्निकल फील्ड में हूँ। तो मेरा एक मैसेज जितने भी यंग हैं उनको भी जाता है कि आईटी एक्सपर्ट होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप टेक्निकल फील्ड में हो, एक नॉन टेक्निकल वाला भी हो सकता है। जो डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल इंडिया हुआ है इसके अंदर पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल है, कहीं पे भी जरूरत नहीं है कि आप इस चीज में हो उतरो। अब इसके अंदर आती है बात कि हम लोगों को रोजगार किस तरीके से दें, लोगों को दूसरा ले लीजिए भाई, दूसरा ले लीजिए। लोगों को रोजगार किस तरीके से दें। लॉकडाउन हुआ, कोरोना हुआ, बहुत बेकार सिचुएशन हो गई। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, फादर भी जॉब करते हैं, कोई बिजनेस फैमिली नहीं है, सिर्फ मैं बिजनेस करता हूँ। मेरी फैमिली में खूब फर्क पड़ा। बस एक कट रहा था कि हाँ ठीक है साहब, खाना पीना है, घर से नहीं निकल रहे हैं, तो एक चल रहा था। धीरे धीरे पैसा भी खत्म होता जाता है, परेशानियां बढ़ती है। डिजिटल मार्केटिंग में इस तरीके से है कि आप अपने घर बैठे हुए एक 15 इंच की स्क्रीन, बेसिकली एक लैपटॉप या फोन, एक इंटरनेट होना चाहिए और एक लैपटॉप होना चाहिए, उसके थ्रू पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। किस तरीके से? आप चाहे वेबसाइट डेवलपमेंट के थ्रू, चाहे कंटेंट राइटिंग के थ्रू, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू, चाहे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वर्क करके, एफिलिएट मार्केटिंग करके, ई कॉमर्स के पोर्टल्स पे वर्क करके, फ्रीलांसिंग बेसिकली काम करना। तो उसमें जरूरत ही नहीं है कि आप कहीं पे नौकरी करो किसी के पास अंडर में जाके, आप फ्रीलांसिंग में खुद को एक्सपर्ट बनो ना, स्किल्स तो लेनी पड़ेगी। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा कोर्स है, शॉर्ट टर्म कोर्स है, नॉन टेक्निकल वाला कर सकता है, आप इसके ऊपर नॉलेज तो लेनी पड़ेगी। अब जो कोई कोर्स कर रहा है पढ़ाई लिखाई के अंदर, ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, लाखों रुपए लगा दिया, वो लाखों रुपए लगा के आज मेरे पास भी नौकरी कर रहे हैं, मैं उनको सैलरी कितनी दे रहा हूँ, 12,000, 15,000, 20,000। अब एक्सपीरियंस होता है तो उस हिसाब से उसका परसेंट हाइक कर देते हैं। बट मैं फ्रीलांसर था, मैं मार्केट में उतरा, मैंने बहुत अच्छी हाई ग्रोथ करी। लोगों के लिए लॉकडाउन बहुत खराब हुआ, मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट बन गए, फ्रीलांसिंग में मेरे पास काम आ गया बहुत सारा, मेरी टीम बढ़ गई। लोग बोले साहब हमको हमारा बिजनेस करना है ऑनलाइन, घर बैठे बैठे माल बेचना है, किराने की दुकान का माल नहीं बिक रहा, फुटवेयर का माल नहीं बिक रहा, क्या करें इस केस में? लोग आ गए हमारे पास। तो डिजिटल का इतना बड़ा फर्क पड़ा है साहब। जी जी जी।
तो मैं दोनों ही बातों को कनेक्ट कर पा रहा हूँ जो हम बात कर रहे थे। सर जो बात कर रहे थे आपके आने से पहले कि यूथ डिविडेंड हमको क्रिएट करना होगा, उसके लिए वो स्किल डेवलपमेंट, तो अगर स्किल होगी तो जो धीरे धीरे इकोनॉमी फ्रीलांस इकोनॉमी की तरफ बढ़ती चली जा रही है, वहाँ शायद स्किल की ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी जी। और जैसे कि मैंने खुद का ही एग्जांपल लेता हूँ कि लॉकडाउन हुआ था 20-22 मार्च के समथिंग। मेरा जो खुद का गोपालपुरा में ऑफिस था, मैंने ओपन किया 1 मार्च को इनॉग्रेशन किया था और 20 मार्च को लग गया लॉकडाउन। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं करंट में, स्टाफ को सैलरी देना, जहाँ पे लिया वहाँ का रेंट करना, लेकिन हमने भी नुकसान झेला, ऐसा नहीं है नुकसान नहीं झेला, बट हम उस स्किल्स में ऐसे कन्वर्ट हुए डिजिटलाइज के अंदर कि हमने बियर कर लिया। हम फटाफट वो जो 3 महीने की बात थी, 1 साल की बात थी, हमने उसको 3 महीने में हमने खींच लिया। तो आज का टाइम है, हम बहुत एडवांस होने, आज जयपुर है, राजस्थान में तो चलो जयपुर काफी अच्छा है, मेट्रो सिटीज में आता है, आप चलो पुणे, बेंगलोर, गुड़गांव बहुत एडवांस है। महाराष्ट्र में काम की वर्किंग स्टाइल बहुत अलग है। मैं मार्केट एक्सप्लोर करता हूँ, मैं विजिटिंग करता हूँ, जाता हूँ जहाँ पे लगता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ मैं। तो हमें वो चीजें तो अपनानी पड़ेगी, हमें ट्रेडिशन को छोड़ के हमें डिजिटल में कन्वर्ट होना पड़ेगा। लॉकडाउन हुआ तो इतने सारे वेबिनार्स हुए थे ऑनलाइन, गूगल करा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट करा रहा है, तो उन इवेंट को पार्टिसिपेट करें ना, उसमें इतना नॉलेज गेन होता है, हमें पता चलता है कि हमें किस तरीके से डिजिटलाइज होना है। जी जी। इससे पहले कि हम अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं, हमारे 2 और एक्सपर्ट्स हमारे बीच हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा मधुरिमा शर्मा जी को, जो हमारी जो एसोसिएट पार्टनर है JIPL की, डकलिंग एजुकेशन सोसाइटी, उसके डायरेक्टर हैं। मैं स्वागत करता हूँ मधुरिमा जी का। और मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा शिव कुमार अवर साहब को, जो एक लीगल एक्सपर्ट हैं, अवर लॉ फर्म चलाते हैं, एक सोशल वर्कर भी हैं और लॉयर्स टुडे नाम से एक मैगजीन है, उसके चीफ एडिटर हैं। तो मैं स्वागत करता हूं शिव कुमार अवर साहब का भी। जी, इसी बात को कंप्लीट करके फिर मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास आता हूँ। एक 1950 के आसपास एक शब्द जो बहुत धीरे धीरे करके बड़ा पॉपुलर होता गया, कृष्णा जी, और फिर यही सवाल मैं लेके आपके पास भी आऊँगा मैम, क्योंकि आप एजुकेशनिस्ट हैं और आप पढ़ा रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं। 1950 के आसपास एक ही शब्द बड़ा पॉपुलर हो गया, मेरिटोक्रेसी, कि हर जने को उसकी मेरिट के हिसाब से चीज़ मिलनी चाहिए। और जब हम इसको सतही तौर पर देखते हैं तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है कि जिसमें जितनी काबिलियत है उसको उतना मिलना चाहिए, और नहीं है तो नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस शब्द की अपनी एक अजम्पशन है मेरिटोक्रेसी की, कि उस मेरिट को हासिल करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हर जने के पास इक्वल होनी चाहिए। अगर सबके पास एजुकेशन के इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं तब तो हम उनके बीच में रेस करा सकते हैं मेरिटोक्रेसी की, अदरवाइज फिर वो रेस कराना बड़ा मुश्किल है। पहले एज एन IT एक्सपर्ट, क्या आपको लगता है कि इस रैपिड डिजिटाइजेशन की वजह से ये जो मेरिटोक्रेसी की रेस है, उस रेस में जो शहरी और रूरल जो डिवाइड है वो और बढ़ गया है? बिल्कुल बढ़ गया है इस चीज के और अंदर। उसको इस प्रॉब्लम का सलूशन डिजिटाइजेशन कैसे दे सकता है? अब जैसे कि हम तो चलो अर्बन एरियाज के अंदर आ गए, काफी एक्सपर्ट हैं, हम तो डिजिटलाइज में कन्वर्ट हो गए। बात आती है रूरल एरियाज की, वहाँ के लोगों के पास इतने फीचर्स नहीं है, या फिर वहाँ पे ऐसी इस तरीके से स्किल डेवलपमेंट का कुछ ना कुछ होना चाहिए वहाँ पे इवेंट, कि लोगों को बताएं, उनको एजुकेट करें कि इस तरीके से आप यहाँ पे डिजिटलाइज में इस तरीके से कन्वर्ट हो सकते हैं। आज वहाँ जाते हैं, एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि बच्चा 12th पास करता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, हर पेरेंट्स आते हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो गांव की जो साइकोलॉजी है वो इस तरीके से माइंडसेट हो गया है कि बच्चा वहाँ से मूवमेंट करता है, जयपुर आ रहा है, बट कहाँ पे SSC CDS गवर्नमेंट जॉब करना है। अरे उसको वो ना करा के कुछ प्रोफेशनल के अंदर आप डालो ना स्किल्स में। आज वैकेंसी निकालते हैं 5000 की, फाइट करते हैं 50 लाख, वैकेंसी आएगी, उसका एग्जाम होगा, उसका पता नहीं 2-3 साल लग जाता है, उम्र तो बढ़ती जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बढ़ती जाती है। तो उतना जो गैप है, क्या वो गवर्नमेंट वो फुलफिल कर पा रही है क्या? तो इसके लिए प्रोफेशनल कोर्सेज में कुछ ना कुछ सरकार को कदम, हम तो कर ही रहे हैं, हमारा तो जो काम है, लेकिन सरकार को भी कुछ ना कुछ इस तरीके से काम करना चाहिए कि रूरल एरियाज पे कुछ ना कुछ इस तरीके से एक स्कीम चलानी चाहिए। ऐसे चला रखा है वैसे PMKY जो योजना है उसके अंदर भी इसी तरीके से कर रखा है कि लोगों को रोजगार देने का, एजुकेट करने का।
RSCIT का भी फ्री का विमेन का भी चलता है उसके अंदर। अभी वापस बजट हुआ है उसके अंदर भी काफ़ी एजुकेशन के इसमें प्रोजेक्ट्स हैं कि लोगों को टास्क दिया गया है कि भाई 5 लाख लोगों को करना ही करना है, आपको एजुकेट, उनको रोजगार भी देना है। तो हो रहा है वैसे, लेकिन ठीक है, राजस्थान में सरकार का हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन ठीक है। सो मैम, मैं आपके मधुरिमा जी मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि आप एक एजुकेशनल पूरी सोसाइटी को लीड कर रही हैं, लीडर हैं, इतने सारे बच्चे आपकी मेंटरशिप के अंडर ग्रूम हो रहे हैं, आप कैसा महसूस करती हैं जब आप ये देखती हैं कि सरकार की, चाहे वो केंद्र हो या राज्य सरकार हो, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में एजुकेशन कहीं बहुत पीछे है, जबकि वो समाज के लिए कितना एक महत्वपूर्ण कार्य है? पहला तो क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि वो प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं पीछे जाता जा रहा है, और अगर ऐसा है तो फिर उसका क्या इलाज है? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर, इट इज़ एन ऑनर फॉर मी टू सिट ऑन दिस डायस कंप्लीटली। मैं एक चीज़ कहूँगी, जैसे गवर्नमेंट एजुकेशन पे कितना ध्यान दे रही है, ये तो बहुत ही हर एक इंसान का अपना अपना ओपिनियन है इसके बारे में। मुझे जो लगता है एजुकेशन को बहुत आगे देख रही है। NEP अभी जो आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो जो गवर्नमेंट लेके आई है, वो अभी इनॉर्मस वे में सब लोगों के पास जब पहुंचेगा, तब आप लोगों को भी रियलाइज होएगा कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है एजुकेशन पॉलिसी को लेके। हम लोगों का कल सेमिनार हुआ था, कॉन्क्लेव था प्रिंसिपल का, उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से इस एजुकेशन पॉलिसी को समझा है। इस एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, जैसे ये टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी हर एक बच्चे को, जिसको स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो अब एक वोकेशनल कोर्स के साथ में एजुकेशन पॉलिसी आएगी, जहां जिस बच्चे का जिसमें स्किल है उसको डेवलपमेंट की बात की जाएगी। आप जैसे कह रहे हैं कि एक बच्चे का आप कौन सा बच्चा किस फील्ड में कहाँ आगे जाएगा। अगर बच्चे को मिट्टी के बर्तन बनाना आता है, अगर उसने अपने पेरेंट्स से मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा है और बड़े होके उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो इंजीनियर बन जाए या वो डॉक्टर बन जाए, तो ही विल नॉट बी एबल टू प्रूव हिमसेल्फ इन दैट एरिया। सो हम लोग इस चीज़ को अपने स्कूल में ही सबसे पहले इनिशिएट करेंगे। अभी पॉलिसी आने में बहुत टाइम लगेगा, 2030 तक आएगी ये पॉलिसी, लेकिन हम लोग अभी ही इस चीज़ को लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये डिसाइड किया है कि हम 6th ऑनवर्ड स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस लेंगे, जहाँ बच्चे का जो बेस्ट स्किल है उसको आउटपुट करेंगे, उनको फिजिकल क्लासेस देंगे, प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, तब हम एक बच्चे की जो इंटरेस्ट है, जो उसका डेवलपमेंट उसी चीज़ में होना चाहिए, तभी वो आगे प्रूव कर पाएगा। सो दिस इज द वे व्हाट वी आर डूइंग दिस। सो गवर्नमेंट इज कमिंग विद अ वेरी नाइस परफेक्ट पॉलिसी, आई गेस। ओके थैंक यू। शिव साहब, क्योंकि आप एक लीगल एक्सपर्ट हैं और पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं कि कई लॉज को लेके बहुत सारा समझ बन रही है, नहीं बन रही है, कुछ लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं ये समझना चाहूँगा कि ये जो लॉ है पूरा कंट्री का, स्पेशली जो बिजनेसेस के लिए जो लॉ है, आप FDI को अलाउ कर देते हैं, वहाँ एक लीगल चेंज कर दिया है, और धीरे करके हम अपने लीगैलिटीज़ में चेंज करके और एक सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी से एक कैपिटलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, एक बाजारवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं कि लॉ का ये इम्प्लीकेशन के अर्थव्यवस्था, क्योंकि हम अर्थव्यवस्था पे बात कर रहे हैं, कि लॉ के इस इम्प्लीकेशन से कि धीरे बाजारवादी अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, इस तरीके से लॉ को चेंज करते हैं, उसका क्या असर, ये दोनों एक दूसरे का पूरक कैसे हैं, कैसे वो लॉ बदल रहा है बाजार के बदलने से, और कैसे बाजार बदल रहा है लॉ के बदलने से? आदरणीय मंच, उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, सभी को स्पेशल थैंक्स। और सोनी जी ने एक बहुत अच्छा जरिए मंच के मार्फत से ये जानना चाहा है कि कानून, सरकार और समाज के बीच का जो ये संतुलित समावेश है, या यूँ कहूँ कि उसके बीच की जो सामंजस्यता है, उसको कैसे बनाए रखा जाता है। जी,
मैं आपको थोड़ा सा पीछे से लेके चलता हूँ कि कानून की उत्पत्ति कब होती है, कैसे होती है और वो कानून में कैसे तब्दील होता है। जी। कानून बहुत बाद में आया। पहले धरती पर लोग आए, पाषाण काल युग आया, समुदाय बने और समुदाय के बाद कबीले बने और लोग अपने अपने स्थानों पर रहकर आजीविकाएं चलाने लगे। जी। इसी सब क्रम में अगर हम देखा जाए तो कानून को यूँ देख सकते हैं कि मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, उसको जाति और समुदाय विशेष से न जोड़ें। भारत में जो विकास हुआ वो सिंधु घाटी सभ्यता के सहारे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में नदी पानी का जहाँ के बहाव था वहाँ पर कबीले और लोग इकट्ठे होने लगे। जी। और जब वहाँ पानी की बहुतायत थी तो हरियाली थी तो पेड़ थे, और पेड़ थे तो लकड़ियाँ बहुत थी। जी। और यूँ कहें कि कहा जाता है कि सावन के बच्चे पैदा होते हैं तो उनको सब हरियाली हरियाली दिखती है। जी। तो वो हरियाली के दौर में एक हिंदू समाज बन पड़ा। जी। जिसमें आप देखेंगे कि सारे काम जो होते हैं लकड़ी की सर्व उपलब्धता की वजह से, जी। दरवाजे हैं, मकान हैं, वो मोस्टली लकड़ियों पे ही संभव होते हैं। दूसरा, घर का जो खाना है वो भी लकड़ियों के आधार पे होता है। पानी की बहुतायत होती है तो पानी की वेस्टता को वो कभी नहीं समझ पाए। जी। जी। और कभी भी किन्हीं का निधन होता है तो उनको जलाया जाता है। इस सब के बाद हम एक दूसरे समुदाय की तरफ जाते हैं जो मुस्लिम समुदाय है। कहा जाता है कि ये बिल्कुल हिंदुओं के बिल्कुल विपरीत होते हैं। हम नीचे से नहाते हैं, वो ऊपर से नहाते हैं। हमारा तवा यूँ होता है, उनका तवा यूँ होता है। हमारी सब्जी की कढ़ाई ऐसे खुली हुई होती है, ऊपर से ढकनी होती है, और उनकी ऐसी होती है जो ऊपर से बहुत सकरी होती है। इस सब के पीछे कहीं देखा कि इन दोनों का जो उद्भव और विकास हुआ वो कहाँ हुआ। उसका विकास उस रेगिस्तान में हुआ जहाँ पानी की बहुत अल्पता थी, उसको बचा के रखना उनकी जिम्मेदारी थी। लकड़ी की बहुतायत नहीं थी तो स्वाभाविक है कि जब वो खाना बनाएंगे, और वो खाना जैसे है कि हम अपनी कढ़ाई में बनाते हैं तो पानी ऊपर उबल जाता है। तवा यूँ होता है तो उसकी जब आग नीचे से लगती है तो वो साइड से होती हुई बाहर चली जाती है। वहाँ के जो प्रबुद्ध लोग थे उन्होंने उस तवे को उल्टा किया, आग को पूरा अवशोषित किया। नहाने की जो परंपरा आई तो वो ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ से नहाना शुरू करते हैं तो ऊपर की जो एक बूंद है वो नीचे तक जाती है, जबकि वहीं हिंदू समाज में देखते हैं तो पैरों से नहाना शुरू करते हैं। ये वो अध्याय हैं जिनको कभी भी ना पढ़ाया जाता है, ना सिखाया जाता है, और ना इन बातों तक किसी को पहुंचाया जाता है। ये एक हमारे सिस्टम की कहीं ना कहीं शैक्षणिकता में कमी मानूंगा। ये एक विधि का प्रश्न हुआ कि दोनों के जो नियम बने, कानून बने, जो उनकी परंपराएं बनी, रीति रिवाज बनी, और वो जाके एक एक्ट में या कानून में वो बन गई। वही मैं दूसरी चीज कहूंगा कि सरकार क्या है। सरकार वो है जो आम आदमियों के भले का भी प्रयास करती है, लेकिन जिस तरह भीड़ जाती है उधर बैरियर भी लगाती है। बहुत टाइम पहले एक रेल मंत्री हुए और उन्होंने रेल में चाय के लिए कुल्हड़, मिट्टी वाले कुल्हड़ के लिए प्राथमिकता दी कि प्लास्टिक के कुल्हड़ों को बंद कर दिया जाए और मिट्टी के बर्तनों में, मतलब मिट्टी के कुल्हड़ में चाय दी जाए। अच्छा प्रयास था उन हुनरमंदों के लिए और जो हाथ के कलाकार थे उनके लिए, और उनकी आवाज़ दिल्ली तक पहुंची। दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे ज्ञानी लोग आए या इंडस्ट्रियल लोग आए कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, चकला और वो सारी चीज़ें सिस्टम पे लगा दी, अपॉइंटमेंट कर ली और बना के उन्होंने सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो सरकार ने उसको तुरंत प्रभाव से, उसको ऐसे आदमी को जो व्यापार करना चाह रहा था उसको रोक दिया। सरकार वो है जो आपको बढ़ाती भी है और कई चीज़ों पे आपको संरक्षित भी करती है। कानून, सरकार और इसके बीच में सामंजस्यता, या जिसकी कहूँ कि नीतियाँ क्या होती हैं, वो नीतियों को मैं एक तीसरे उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ। भारत में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ करता था, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के विकास के लिए, कानून के लिए, यूँ कहूँ कि हर आदमी के समुदाय के लिए उसने बहुत कुछ प्रयास भी किए और उसको एक डायरेक्शन में भी रखा। उसके सामने सबसे बड़ी चिंता का या समस्या का विषय था कि भारत में जो नदियां हैं उन नदियों
पर इस पार से उस पार जाने के लिए कोई भी संसाधन नहीं था। नाव थी, नाव से जाके आप सामान की ट्रांसपोर्टिंग कर सकते थे। और ये सबसे बड़ा विषय जो गंगा नदी चलती है और कलकत्ता में पहुंचती है, जो हुगली नदी कहलाती है, वहाँ तक पहुंची। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एस्टेब्लिश केंद्र था वो कलकत्ता ही था। तो इस समस्या को देखते हुए उन्होंने को बहुत सारे प्रयास किए कि इस पे क्यों ना एक पुल बनाया जाए। पर नदी तो हमारे लिए माँ है, कहेगी नहीं नहीं नहीं, पुल तो बन ही नहीं सकता, हम माँ के सीने से कैसे चढ़ सकते हैं। ये वो अध्याय बता रहा हूँ जो कहीं शायद प्रकाशित नहीं हुआ है। तो जब ये समस्या आई कि सीने पे होके नहीं चढ़ सकते, बोले इसमें पिलर भी बनेंगे, ऐसे भी बनेंगे, तो सरकार ने एक आदमी को नियुक्त किया जो सभी के बीच में सामंजस्यता बिठा सकता हो, उसको हर आदमी की नब्ज को पकड़ सकता हो। उस आदमी का नाम था बंकिम चंद्र उपाध्याय या चटर्जी, कुछ ऐसे, मैं कंफर्म नहीं, चट्टोपाध्याय जी। वो आदमी हर घर में जाता, उसको एक तनख्वाह फिक्स थी सरकार की तरफ से, वो हर आदमी के पास जाता, चाय पे भी बैठता, कुल्हड़ पे भी बैठता, उन समुदाय में भी बैठता, गलियों में भी, कि भाई ऐसा है, देखो आप यूँ जा रहे हो तो बड़ी परेशानी हो रही है, तो क्यों ना इसके लिए बड़ी नाव रख ली जाए। बड़ी नाव के बाद फिर ये चीज़ें होने लगी कि क्यों ना इस पर पुल बनाया जाए। तो उस मानसिकता को तोड़ने में उस आदमी को लगभग 20 से 30 साल का समय लगा। ये नीतियों की बात कर रहा हूँ जी। जो 20 से 30 साल का समय लगा, बड़ा समय था, धैर्य भी रखा। आखिरकार एक बात पे हम आए हम लोग कि साहब नदी तो बना लो, जरूरत भी है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि बीच में कोई पुल, यानी कि आप नदी के बीच में कोई भी खम्मा आप लगाओगे तो वो कहीं ना कहीं हमारी आस्था को चोट पहुंचेगी। मैंने कहा नहीं, हम ऐसा करते हैं, इंजीनियर्स को से बात की कि हम दोनों तरफ किनारे पे वो रखेंगे और पुल को ऊपर से कर देंगे। बोले नहीं, ऐसे काम नहीं साहब, आप तो अपने व्यापार के लिए बात कर रहे हो, तो व्यापार के साथ ही इसको संचालित करो। तो उसमें ये आया कि पुल हम बनाते हैं और उसको ऐसा रखते हैं जिसको फोल्ड किया जा सके, यानी कि उसको खोला जा सके, रात को नदी अपने पूरे आवागमन के साथ बह सके। आखिरकार चुनौती थी, और उस चुनौती में उस ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी इंजीनियर्स थे, और उन्होंने उस चीज़ को लेके पहली शुरुआत की, और वो भारत का एक उदय था। व्यापारिक दृष्टि से कहा जाए तो ये बहुत उदय था, और आस्था के लिए कहा जाए तो ये एक सम्मान था। उस पुल के बनने के बाद फिर भारत के बहुत सारे हिस्सों में सब नदियों पे बहुत सारे पुल बन गए और आवागमन बहुत आसान हो गया। एक फायदा भी हुआ, इसका कहीं कोई नुकसान भी नहीं हुआ। नीतियों से कैसे किसी को तोड़ा जाता है या कैसे होता है, लेकिन वो तकनीक दोबारा किसी पुल पे नहीं आएगी। ये भी उसका एक उदाहरण है। तो इसी सब के साथ हम कहेंगे कि कृषि कानून को लेकर जो कानून की बात आती है, दरअसल सरकार कई दफ़ा ऐसा करती है कि एक देश एक वोट, एक आदमी एक राशन, एक देश एक टैक्स, बहुत अच्छा है, लेकिन इस भारत की जो विविधता है, जिसमें विविधता में एकता कही जाती है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। जो नीतिकार लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये चीज़ भूल जाते हैं। सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहाँ ऊपर बैठ के ये बात कहता है कि हाफ शर्ट आज से लागू की जाती है। जो गोवा में है उसको तो मज़े आ गए, जो शिमला में है शायद उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, शायद उसको सबको एक साथ करना बड़ा मुश्किल है जी। तो क्योंकि हम इसको अर्थव्यवस्था से जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये जो नीति निर्माण की जो बात हो रही है, कि आपने बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिया किस तरीके से सरकार सभी पक्षों को साथ लेकर और फिर नीति कोई निर्माण करती है, कोई पॉलिसी मेकिंग करती है, और उससे फिर किसी अर्थव्यवस्था पर इम्पैक्ट दिखता है। तो जो रीसेंट जो कुछ पॉलिसी डिसीजंस हुए, फॉर एग्जांपल जीएसटी का एक डिसीजन हुआ या फार्म लॉज का डिसीजन हुआ, तो उसमें बहुत बार ये क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि शायद सरकार ने सभी पक्षों को साथ नहीं लिया। अगर वो पहले से साथ लेते और वो एक कॉन्वर्सेशन उनके साथ पहले से होता, जैसा कि आपके एग्जाम्पल में था, तो क्या वो बेहतर होता। तो ये स्टेक होल्डर अप्रोच जो है पॉलिसी मेकिंग की, लीगैलिटीज की, क्या आप इसको मिसिंग देख रहे हैं अभी? मैं यूँ कहूँगा, दो शब्द हैं, एक पूर्ण और एक संपूर्ण। जी। इसमें कंप्लीट कौन सा है जी, मुझे एक बार बताएं, पूर्ण या संपूर्ण, कौन सा कंप्लीट है? संपूर्ण। तो पूर्ण क्या है? किसी एक नजरिए से पूरा
और संपूर्ण जो सभी नज़रिए से समान रूप से पूर्ण हो। बस यही अंतर है सरकार की पूर्णता और संपूर्णता में। हम संपूर्णता चाहते हैं, जी सरकार कहीं ना कहीं उसको पूर्ण पर लाकर विराम लगा देती है। सर मानसून सर, मेरा आपसे एक और सवाल है कि पिछले कुछ दौर में जो ये प्राइवेटाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है अर्थव्यवस्था में, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सरकारी को असरकारी बनाने के लिए गैर सरकारी बनाना ज़रूरी है? देखिए, अगर आप सरकार के सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस को देखें तो धीरे धीरे सरकार के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस डिप्लीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं जी। और अब सरकार सब जगह पहुंचने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रही है जी। कि सरकार इतनी संख्या में कॉलेज खोल सके, इतने लोगों को रोजगार दे सके, इतने लोगों को शिक्षा दे सके। जी तो प्राइवेटाइजेशन जरूरी है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जरूरी है जी। क्योंकि अगर सरकार के भरोसे हम बैठे रहेंगे तो बहुत वर्षों तक हमें इंतजार चीजों का करना पड़ेगा। जी। तो इसके लिए आवश्यक है कि पीपीपी मोड जैसी चीज आए जी। और हम सब मिलजुल कर काम करें, प्राइवेट सेक्टर भी काम करे, जी। पब्लिक सेक्टर भी काम करे, क्योंकि हम देख चुके हैं जब हम डोमिनेंटली सोशलिस्टिक मिक्स इकोनॉमी थे जी। तो 91 में हमें आर्थिक सुधारों पर क्यों आना पड़ा? जी। Because we identified that the Nehru monopolist model has stopped working, जी। and what were promised by the public sector is not being realized, and there is a wide gap between public sector promises and the performance. जी। तो हम जो है 91 में आर्थिक सुधारों की तरफ आए और हमने देखा कि पहला जो आर्थिक सुधारों का दशक था 91 से 2000 तक का, जी। जो पहली जनरेशन के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो बड़े सफल रहे और हमारी अर्थव्यवस्था एक जमाने में जिसे हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे और 3% 4% से आगे नहीं सरकती थी, बिल्कुल। वो 10-11% तक आगे बढ़ी और तेजी से अर्थव्यवस्था में सुधार हुए। दूसरी जनरेशन के रिफॉर्म्स हुए 2001 से लेके 2010 तक, जी। जिसमें इंश्योरेंस सेक्टर के, बैंकिंग सेक्टर के, ये सब रिफॉर्म्स हुए। जी। और फिर 2011 से 2020 तक तीसरी जनरेशन के रिफॉर्म्स हुए, जी। जिसमें हमने जीएसटी रिफॉर्म किया, बिल्कुल। पेट्रोल को छोड़ करके जी। जीएसटी डायरेक्ट टैक्स का रिफॉर्म किया, एक देश में एक तरह का टैक्स लगाया, बिल्कुल। या और हमने अभी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किए हैं जिसमें भी आम राय की बात आप जी। कर रहे थे। तो इन 3 दशकों में तेजी से रिफॉर्म्स हुए और सहमति भी बनी है, चाहे गवर्नमेंट एनडीए की रही हो, चाहे यूपीए की रही जी। हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर रहे हो, चाहे मोदी जी रहे हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, लेकिन एक बात पर सहमति रही है कि रिफॉर्म्स चलते रहने चाहिए बिल्कुल। और रिफॉर्म्स की रफ्तार तेज ही हुई है, कम नहीं हुई है। जी। इसका कारण यही है कि सरकार के रिसोर्सेज की सीमाएं हैं, सीमाएं सभी के रिसोर्सेज की होती हैं, जी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ज्यादा बड़ी तादाद में है और इसलिए हम इस बात को देख चुके हैं कि इन पब्लिक सेक्टर एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबॉडीज बिजनेस, बट इन प्राइवेट सेक्टर वी टेक केयर ऑफ आवर इंटरेस्ट जी। एंड दैट इज व्हाई द ग्रोथ रेट इज हाई इन प्राइवेट सेक्टर। लेकिन हाँ, ये बात है कि अगर प्राइवेट सेक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको रेगुलेट करने की जरूरत है और रेगुलेटिंग एजेंसी सब जगह है, चाहे वो इंश्योरेंस की इर्दा हो, चाहे वो एविएशन सेक्टर की हो, चाहे वो सेबी हो। रेगुलेटिंग एजेंसीज का काम अब इतना मुख्य हो गया है जी। कि इफ द प्राइवेट सेक्टर इज नॉट वर्किंग वेल, if they are distorting, if they are charging exorbitant prices, then they should tell the private sector that this is your place. So regulatory bodies must have biting teeth also. They should not only use the wisdom tooth. ब्यूटीफुल सर, एक आखिरी इस सेशन का सवाल और है, क्या हमारे लिए मेजर चैलेंजेस हैं वो चाइना हो सकता है या मल्टीलैटरल जो वर्ल्ड बन गया है या मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम खत्म हो रहा है बट वर्ल्ड मल्टीपोलर होता जा रहा है, ऐसे एक दुनिया में भारत की क्या स्थिति आप अगले आने वाले 4-5 सालों में? ये WTO जब 1995 में बना था तभी से हम WTO के फाउंडिंग मेंबर हैं and we did not miss that bus. We joined the bandwagon of globalization. बिल्कुल। और बहुत एक सरल सी डेफिनेशन है ग्लोबलाइजेशन की, that sourcing the capital where from it is cheapest, Yes. selling the goods where the markets are, and producing the goods where labor is cheaper or raw material is cheaper or ease of doing business is there. जी। वो सरल सी भाषा है, जहाँ पैसा सस्ता मिलता है वहाँ से उधार लाइए, जहाँ पर श्रम सस्ता है वहाँ बनाइए और जहाँ पर माल बिकता है, जहाँ बाजार है वहाँ जाकर के बेचिए। So we have also joined this bandwagon और उसी का फायदा है कि आज आपका $580 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ये ग्लोबलाइजेशन का ही फायदा हुआ है कि आज भी
ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी जब हम जूझ रहे हैं, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज $580 बिलियन, जो 1991 में सिर्फ $1 बिलियन था। जी। तो ग्लोबलाइजेशन की दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जगदीश भगवती इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी किताब है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उन्हीं की चेयर पर वहाँ अरविंद पनगारिया साहब बैठे हुए हैं, जो यहाँ वाइस चेयरमैन भी थे नीति आयोग के। तो और एक जोसेफ स्टिग्लिट्ज हैं, वो भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हैं, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन एंड डिस्कंटेंट्स वाली किताब लिखी है। तो कुल मिला के ग्लोबलाइजेशन ने वादा ये किया था कि दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड बढ़ेगा, और ये वादा पूरा भी हुआ है। विश्व में वर्ल्ड ट्रेड बढ़ा है, लेकिन सम कंट्रीज आर द गेनर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड सम कंट्रीज आर लूजर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कुछ कंट्रीज को कुछ क्षेत्रों में फायदा हुआ है, कुछ कंट्रीज को दूसरे क्षेत्रों में फायदा हुआ है, कुछ लूजर्स भी रहे हैं। सो जोसेफ स्टिग्लिट्ज नोबल लॉरेट ये कहता है कि इफ यू वांट दैट ग्लोबलाइजेशन मस्ट वर्क, then solution only is that the gainer countries must share their gain with the loser countries, then only globalization will work, otherwise ग्लोबलाइजेशन की भी वही दशा होगी जो और किसी भी व्यवस्था की दशा हुई है। लेकिन व्हाट इज बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन देन, व्हाट इज बियॉन्ड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी? अगर ये भी सिस्टम फेल होता है तो आखिर हम कहाँ जाएंगे? सोशल सिस्टम भी हम देख चुके, पूंजीवादी व्यवस्था भी हम देख चुके, अब ये भी फेल होती है तो आखिर हम जाएंगे कहाँ? तो कुल मिला के हमें सबको संयमित रहने की जरूरत है, रेगुलेशन की जरूरत है, और रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। तो ये हमारा आज का JIPL का सेशन था, अर्थ के चक्के, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप सभी के साथ बैठने का मौका मिला मुझे। उनके साथ जाकर खड़े हो गए कुछ लोग, यूं भी बड़े हो गए। तो मैं आप सबके साथ बैठकर बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया JIPL के इस मंच पर आने के लिए और इतनी यूजफुल इंसाइट्स हम सबसे शेयर करने के लिए। हमको नई रविश के हल्के जकड़ रहे हैं, और बातें तो बन रही है पर घर उजड़ रहे हैं। पुरानी और नई रोशनी में फर्क सिर्फ इतना है कि उसे कश्ती नहीं मिलती, इसे साहिल नहीं मिलता। थैंक यू।